वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, यानी मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जो इरविंग फिशर की थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इरविंग फिशर की जो थ्योरी है वो कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी है, यानी फिशर्स कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी, फिशर का नकदी लेन देन का सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बेसिक जो चीज़ है वो रिलेशन स्थापित करती है कि वैल्यू ऑफ मनी पर क्वांटिटी का इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा का मूल्य और मुद्रा का परिणाम दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इट हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, दोनों में विपरीत संबंध है। तो सबसे पहले हम मुद्रा के मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो होती है वो वैल्यू ऑफ मनी को डिफाइन करती है कि एक देश में वस्तु और सेवाओं को खरीदने की जो मुद्रा शक्ति है, यानी जो परचेजिंग पावर है, वो आपकी वैल्यू ऑफ मनी होती है। इसी में प्रोफेसर क्राउथर ने भी अपनी डेफिनेशन दी है, द वैल्यू ऑफ मनी इज़ व्हाट इट विल बाय, यानी मुद्रा का मूल्य वह है जो वह खरीद सकती है, अर्थात वही परचेजिंग पावर से। इसी के साथ साथ प्रोफेसर कुरिहारा ने भी अपनी डेफिनेशन दी है। तो कुरिहारा डेफिनेशन में कहते हैं, द वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द परचेजिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी मुद्रा के मूल्य में से अभिप्राय मुद्रा और सेवा के रूप में मुद्रा की खरीदने की इकाई से खरीदने की इच्छा शक्ति है। तो अगर आप दोनों डेफिनेशन देखें तो वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है सिंपली परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी, कि हम उस मुद्रा से कितना खरीद सकते हैं। सपोज भारत में 1 रुपये से हम जो कुछ भी खरीद सकते हैं वो उस 1 रुपये की मुद्रा का मूल्य होगा। क्लियर है? तो जो मुद्रा का जो शब्द है वो मुद्रा की एक इकाई और वस्तु और सेवाओं से जो क्रय कर सकती है के संबंध को व्यक्त करती है, कि यानी एक मुद्रा की एक इकाई, एक यूनिट से हम कितनी क्वांटिटी या किस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद सकते हैं। तो देखिए, मुद्रा का मूल्य का जो संबंध होता है वो कीमत स्तर से होता है, यानी प्राइस लेवल से होता है। क्योंकि देखिए, जो वस्तु और सेवा है, जो गुड्स एंड सर्विस है, उसकी दी हुई कीमतें हैं और जो हम मुद्रा की एक इकाई से खरीद सकते हैं। तो मुद्रा का जो संबंध होता है, यानी मुद्रा के मूल्य का संबंध जो होता है वो कीमत स्तर से होता है। ध्यान रखें कि कीमत स्तर भी अलग होती है और मुद्रा का मूल्य अलग होता है। कीमत स्तर वस्तु की कीमत है जिस पर उसको खरीदा जा सकता है, और मुद्रा का मूल्य वो होता है जिससे हम मुद्रा की क्रय शक्ति, हम उससे उस वस्तु को कितना खरीद सकते हैं। तो दोनों में अलग। तो कई बार ये कहा जाता है कि जो मुद्रा का मूल्य अगर हम V माने और अगर हम कीमत स्तर को P माने तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है V इज इक्वल्स टू 1/P। जब कीमत स्तर बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य गिरता है। इस सिंपल है। आप इन्फ्लेशन वाली कंडीशंस को अगर आप देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि अगर किसी प्रोडक्ट की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो आपकी परचेजिंग पावर यानी जो वैल्यू ऑफ मनी वो आपकी डाउन चली जाएगी। तो इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसके संबंध में अलग अलग सिद्धांत बने हैं, जिसमें हमारे प्रोफेसर फिशर्स का नकदी लेन देन का सिद्धांत है, जिसे हम कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो मुद्रा का परिमाण का जो संबंध है ये मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करता है। मतलब अगर आप देखें तो फिशर ये कहते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड करती है। और ये बिल्कुल सिंपल है। हम इसे इन्फ्लेशन में भी देखते हैं। तो फिशर कहते हैं कि यदि अगर हम मुद्रा की मात्रा यानी परिमाण में अगर परिवर्तन होगा तो उससे प्राइस लेवल में भी फ्लक्चुएशन आएगा। फिर फिशर अपने शब्दों में भी कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। देखिए, मैं हमेशा गोल्डन रूल की बात करता हूँ, तो इकोनॉमिक्स जितने भी हैं वो गोल्डन रूल पे अप्लाई ज़रूर करते हैं। तो इरविंग फिशर कहते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज, द प्राइस लेवल इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे अगर हम किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के चलन में अगर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे तो इससे कीमत स्तर जो होगा वो गिरेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम दोनों में रिलेशन ये है कि अगर हम मुद्रा के चलन में अगर मुद्रा को बढ़ाते हैं तो उससे कीमत स्तर बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य कम होगा।
देखिए पूरी ये जो कंडीशन है ये आप इन्फ्लेशन वाली कंडीशन पर देख सकते हैं कि यदि अगर हम किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा यानी मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज कर देंगे तो उससे प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, और जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो उससे वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अधिक मूल्य देना पड़ेगा। तो इरविंग फिशर का जो सिद्धांत है वो इन्हीं तीनों चीज़ों के बीच में रिलेशन करता है, और वो ये कहते हैं कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के चलन में मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो मुद्रा की मात्रा का बढ़ने से होगा ये कि कीमत स्तर बढ़ जाएगी, और कीमत स्तर बढ़ने से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। ये उनका एक कैश ट्रांजैक्शन का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि यदि अगर मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। मतलब अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर देंगे तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा, पर सेम टाइम जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। दूसरी ओर अगर हम मुद्रा की मात्रा को घटा देंगे, सेम वही कंडीशन रिसेशन या डिप्रेशन वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर मुद्रा की मात्रा को घटाकर आधा कर दिया जाए तो प्राइस लेवल भी आधा हो जाएगा, और लेकिन उस कंडीशन में परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी हमारे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। इसको समझाने के लिए इन्होंने अपने फॉर्मूले में ये फॉर्मूला दिया था कि PT इज इक्वल्स टू MV प्लस M-V-। देखिए इसमें P से आशय है प्राइस लेवल, जिसको हम 1/P यानी मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं, 1/P। M का मतलब है लीगल मनी जो सर्कुलेशन में है। V का मतलब है उस लीगल मनी का वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन यानी मुद्रा का चलन वेग। M- का मतलब है साख मुद्रा। यहाँ पर ध्यान रखें ये जो M- का मतलब है ये क्रेडिट मनी से है, तो क्रेडिट मनी, और V- का मतलब है जो क्रेडिट मनी है उसकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन यानी क्रेडिट। तो अगर आप देखें तो हमारी इक्वेशन में PT का मतलब तो हो गया कीमत स्तर, और MV का मतलब हो गया जो लीगल मुद्रा है M, और V का मतलब उस लीगल मुद्रा का चलन वेग, ठीक है। प्लस M- को यहाँ साख से बताया यानी क्रेडिट, यानी इरविंग फिशर ने अपने सिद्धांत में एक तो नकद मुद्रा और दूसरी साख मुद्रा का प्रयोग किया। तो M- होगी उसकी साख मुद्रा प्लस V- हो गया उसका चलन वेग। अगर आप वो अपने समीकरण में भी कहते हैं, और इस समीकरण को इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि यदि अगर किसी अर्थव्यवस्था में कोई समाज किसी वस्तु की कुल मात्रा को खरीदता है और उसको अगर उसकी पर्टिकुलर प्राइस से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो उससे कुल मांग प्राप्त होगी। सपोज़ अगर हमने कोई 1000 क्वांटिटी किसी चीज़ की खरीदी और उसकी कीमत 10 रुपये है, तो उसकी टोटल जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10,000, और इसी को हम कुल मांग यानी टोटल डिमांड मांग लेंगे। इसी प्रकार अब बात करते हैं समाज में कुल पूर्ति की यानी सप्लाई की। हमने पहले बात करी डिमांड की कि समाज जितना खरीद रहा है वो डिमांड है। अब पूर्ति की बात करते हैं, तो पूर्ति जो होती है वो वास्तविक मुद्रा यानी M, जिसको मैंने रियल मनी में यहाँ पर M बताया, V उसका चलन वेग है, प्लस M साख मुद्रा, और M- साख मुद्रा प्लस V- उसका चलन वेग है। तो अगर हम MV प्लस M- V- को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास PT यानी कीमत स्तर हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी ट्रांजैक्शन के लिए जो हमने मुद्रा प्राप्त की वो प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PT इज इक्वल्स टू MV प्लस M-V-। अगर इसको डिवाइडेड बाय हम T से कर दें तो यहाँ लिखा है P इज इक्वल्स टू MV डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू MV प्लस M-V- डिवाइडेड बाई T। यदि अगर हम ट्रांजैक्शन के लिए जो दिया है उससे अगर डिवाइड कर दें तो हमें अपना कीमत स्तर प्राप्त होगा। यहाँ एक ये जो डायग्राम दिखा है, इस डायग्राम के माध्यम से मैं सिर्फ आपको इरविंग फिशर के नकदी लेन देन में मुद्रा के परिमाण का क्या असर पड़ता है वो उस साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि आपके पास दो डायग्राम दिए हैं, एक तो A और एक B। मैं पहले A की बात करता हूँ। A में वो ये कहते हैं कि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अंदर कि अगर हम सर्कुलेशन में क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ा देंगे तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। इसको डायग्राम A से क्लियर करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपका प्राइस लेवल हमने OY एक्सिस पर रखा है और OM पर हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को रखा है। क्लियर है? आप इसको देखिए, अगर आप इसका पॉइंट देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, जब आपका M मुद्रा की मात्रा है तो उस वक्त कीमत स्तर P है, लेकिन जैसे ही आप
मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर M2 करते हैं तो कीमत स्तर भी P2 हो जाता है। इसके बाद अगर आप M3 मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हैं तो आपका कीमत स्तर भी P3 चला जाएगा। तो इसका सिंपल आशय ये हुआ कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में हम क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एट द सेम टाइम जो प्राइस है पर्टिकुलर जो कमोडिटीज़ हैं या मार्केट में उसकी प्राइस भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। जैसे उन्होंने इरविंग फिशर ने कहा कि अगर प्राइस मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। लेकिन उसने उन्हें ये भी बताया था कि जब मात्रा को दुगना कर दिया जाएगा तो कीमत स्तर दुगना होगा, उसके साथ साथ मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए हम इसके बी पार्ट वाले डायग्राम को क्लियर करते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें वही आपके पास देखिए, आप ओ वाई एक्सिस पे हमने वैल्यू ऑफ मनी लिखा है और नीचे वाले पर हमने क्वांटिटी ऑफ मनी लिखा है। सपोज करिए कि M क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा का अर्थव्यवस्था में M है, तो उससे उस वक्त अगर मुद्रा की मात्रा कम है तो कीमत स्तर देखिए आप 1/P है, यानी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर M2 कर देते हैं तो उसी का इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि उसका मुद्रा का जो मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी, वो आधा होकर 1/P2 रह जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर मुद्रा की जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको अगर आप और बढ़ाएंगे तो अगर 1/4 कर देंगे, सपोज़ आपने M को 1/4 मतलब 4th कर दिया, यानी 4 गुना आपने मुद्रा की पूर्ति कर दी, तो उससे वैल्यू ऑफ मनी 1/4 रह जाएगी। तो देखिए आप, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्वांटिटी ऑफ मनी का प्राइस लेवल के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। ये जो सिद्धांत है ये कुछ मान्यताओं पर भी आधारित है, जो मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक अजम्पशंस दी है। पहली है जैसे कि विनिमय के समीकरण में P एक निष्क्रिय साधन है जो अन्य साधनों को प्रभावित करता है, यानी जो कीमत स्तर है वो खुद एक निष्क्रिय लेकिन दूसरे साधनों को प्रभावित करता है। M से M1 का अनुपात स्थिर रहता है, यानी अगर आप मुद्रा के चलन वेग का मुद्रा के सापेक्ष के चलन वेग से अनुपात निकालेंगे तो वो स्थिर रहेगा, स्थिर माना जाए। और ये भी मान लिया गया है कि V के साथ भी स्थिर है, ठीक है। T भी यहाँ पर कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। और इसलिए M डैश और V डैश ये सब एक इंडिपेंडेंट है। साथ ही ये कि ये लॉन्ग रन का मेथड है और ये मानकर चला जाता है कि जो मुद्रा की जो मांग है यानी डिमांड फॉर मनी है वो ट्रांजैक्शन के समानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनली है, कि जिस प्रोपोर्शन में लेन देन मांग बढ़ेगी उसी में मुद्रा की मांग भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और ये मानकर चला जाता है कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरीके की कुछ हमारे पास इसके अजम्पशंस हैं। हाँ, इसकी कुछ सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे ट्रिज्म जैसे स्वयं सिद्ध है ये, ठीक है। अदर थिंग्स नॉट इक्वल, वो कहा जाता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि जब जो अजम्पशंस होती हैं उनका उल्टा कर दीजिए तो वो कई चीज़ें, जैसे वो कहता है अदर थिंग्स की, फिशर बोलता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट होने पर प्राइस, अगर मुद्रा का पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो मुद्रा की कीमत, इस वस्तु की कीमतें बढ़ेगी और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। तो अदर थिंग्स रिमेन कभी कांस्टेंट नहीं रहती हैं। और फिर ये बताया जाता है कि कांस्टेंट रिलेट टू डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय से ये संबंधित होता है, ठीक है ना। जब हमने इसमें लॉन्ग रन में माना है तो फेल्स टू मेजर वैल्यू ऑफ मनी, कई लोग कहते हैं कि ये मुद्रा के मूल्य को सही आकलन नहीं कर पाता है। वाई फ्लैक्चुएशन इन प्राइस लेवल, जैसे क्राउथर ने कहा है कि परिमाण सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने में असमर्थ है कि अल्पकाल में कीमत स्तर में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, ये बता नहीं पाता, क्योंकि ये लॉन्ग रन का एक सिद्धांत है जो शॉर्ट रन में अप्लाई होना थोड़ा संभव है। अनड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस लेवल, फेलियर टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल, नेग्लेक्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में भी नहीं बताया कई बार इंटरेस्ट रेट का और मनी सर्कुलेशन का बहुत बड़ा रिलेशन होता है।
बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन, ये मान थोड़ा सा अजीब लगता है। नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस, मनी और प्राइस में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, जो कि इस सिद्धांत में बताया है। वी नॉट कॉन्स्टेंट है, नेगलेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी है, नेगलेक्ट रियल बैलेंस इफेक्ट है, स्टैटिक है। इस तरीके की कई आलोचनाएं सिद्धांत के बारे में की है। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत जो फिशर का दिया हुआ है, वो फिशर का सिद्धांत सिर्फ इतना बताने की कोशिश है कि मुद्रा के परिमाण और वस्तु के मूल्य, मुद्रा के मूल्य में एक विपरीत संबंध होता है। यदि अगर आप मुद्रा की मात्रा को बढ़ाएंगे तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। अगर मुद्रा की मात्रा को कम किया जाएगा तो प्राइस लेवल कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ मनी ये बढ़ जाएगी। मैंने आपको वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बताया है कि वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है परचेसिंग पावर। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की अगर कंडीशन को आप अच्छी तरह देखें तो प्रोफेसर इरविंग फिशर के सिद्धांतों को समझना और भी आसान होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।